हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और आपके पढ़ाई लिखाई अच्छा से ही चल रहे होंगे। तो आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलताग्राम में आप सभी का दिल से स्वागत है। और हम पहले ही बता देते हैं कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम सफलताग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है ये सफलताग्राम, आप लोग सर्च कर लेंगे, उसे ज्वाइन करके उसमें इन हो जाइए और उसके बाद वहाँ से अपना पीडीएफ ये प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बात कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन जो है अपना लोग का साइंस का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो उसको कवर करेंगे। और आज का चैप्टर का नाम क्या है वो भी देख लीजिए। आज का चैप्टर का नाम है पोषण। पोषण चैप्टर से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड सबको एक जगह एकत्रित करके हम लाए हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो है ही, और नीचे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम दिए हैं जो एग्जाम से ही रिलेट है, तो उसको भी कवर कर लेंगे, एक्स्ट्रा इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए दोस्तों आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क महिलाओं को प्रतिदिन एक समान वयस्क महिलाओं को प्रतिदिन लगभग कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो बताएंगे आप लोग फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉर्मल सामान्य महिलाओं का प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है 45 से 46, और ये गर्भवती महिला जो होते हैं उनका एक्स्ट्रा और भी ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ते हैं। तो वो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहे हैं आप उस हिसाब से देख करके अपना आंसर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी जान ही लेते हैं। तो ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो संस्था है भारत का नवीनतम दिशा निर्देश के अनुसार एक समान वयस्क महिलाओं को रोजाना लगभग 45 से 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जबकि गर्भवती महिलाओं को गर्भवती महिलाएं हेतु यह मांग बढ़ जाती है। मांग मतलब कहने का बढ़ जाने का मतलब एक्स्ट्रा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है आप लोग कमेंट में करिएगा अगर आप लोग को आता है तो। आवश्यक एमिनो अम्लों की प्राप्ति कैसे होती है, तो ये आवश्यक एमिनो अम्ल जो होते हैं हमारे शरीर में उसका प्राप्ति कैसे होते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल टोटल अपना लोग के शरीर में 20 होता है, जान लीजिएगा। टोटल 20 होता है, जो कि जिसमें कि 9 जो है 9 एमिनो अम्ल एक्स्ट्रा बाहरी भोजन से प्राप्त होता है। आप बाहरी भोजन करेंगे तो वहाँ से वो प्राप्त होंगे, जो कि हमारे शरीर 9 जो एक्स्ट्रा एमिनो अम्ल है इसे हमारा शरीर नहीं बनाते हैं, इसे अपना लोग का शरीर नहीं बना पाते हैं। जो एक्स्ट्रा भोजन जो बाहरी भोजन होते हैं प्रोटीन युक्त, उसे खाने के बाद ये एक्स्ट्रा प्रोटीन हम लोग के शरीर में उपलब्ध होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसका आंसर तो बी हो गया दोस्त, केवल भोजन से प्राप्त होता है। चलिए आगे जानते हैं। आगे क्या है, कुछ 20 एमिनो अम्ल में से 9 आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं जिन्हें हमारा शरीर स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। अतः इन्हें केवल बाहरी भोजन से, देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, अतः इन्हें केवल बाहरी भोजन से ही ग्रहण किया जाता है। तो ये आप लोग का एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये देख लीजिएगा और एग्जाम के ओरिएंटेड से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्न में से कौन सा गैर आवश्यक एमिनो अम्ल है, मतलब गैर आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है जिसका आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं होते हैं, वो कौन सा एमिनो अम्ल होते हैं उसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या है, आर्जिनिन। आर्जिनिन एक एमिनो अम्ल है जिसका हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसी के बारे में दिया हुआ है कि आर्जिनिन मतलब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज वो डेप्थ में लिखा हुआ है, तो हम इसमें बता दे रहे हैं कि जैसे बच्चों के लिए बच्चों और वयस्क ये दोनों में अलग अलग होते हैं। बच्चों के लिए अलग होते हैं, वयस्क के लिए अलग होते हैं आवश्यकता। तो ये
और क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आवश्यक पड़ेंगे, और बच्चों का पूछ रहे हैं या अवयस्क इंसान का पूछ रहा है, तो वो देख लीजिएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है? बताइएगा आप लोग, फटाफट बताइएगा, आसान सा क्वेश्चन है। प्रति ग्राम ऊर्जा कौन देता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, वसा। वसा में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा देते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है पॉइंट में। तो ये है, देख लीजिएगा आप लोग, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4.1 कैलोरी KCl मिलते हैं, और 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 4.0 KCl मिलते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, 1 ग्राम वसा 9.3 KCal ऊर्जा प्रदान करती है, अतः वसा फैट प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है। तो ये इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे प्रति ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी होता है, कैलोरी ऊर्जा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते, कितना वसा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्न में से कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है? तो आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा सी, वसा। वसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। चलिए इसके बारे में देखते हैं नीचे क्या है। इसमें दिया है माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्रुप पोषक तत्व है, वे तत्व हैं जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन और खनिज, सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो जैसे पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन मैक्रो और माइक्रो दो तरह विभाजित किए हैं। दो अथी में पार्ट्स में इसको क्लासिफिकेशन किए गए हैं, मैक्रो और माइक्रो। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, मतलब मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन देते हैं, और माइक्रो में विटामिन, खनिज, लवण देते हैं, मिनरल्स। तो आप लोग ये दो ठो जो पॉइंट्स है इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैक्रो और माइक्रो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बार बार डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिनों की आवश्यकता शरीर को किस मात्रा में होती है? तो आप लोग बताएंगे विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में किस मात्रा में होती है। तो हमारे शरीर में विटामिनों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे कि हम देखते हैं अब नीचे क्वेश्चन का आंसर में, ये पॉइंट में क्या दिया हुआ है, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी शरीर की चयापचय क्रियाओं, मेटाबॉलिज्म को सुचारू रखने के लिए अत्यंत सूक्ष्म मात्रा बहुत कम में जरूरत होती है। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते बल्कि सूक्ष्मतम कार्य करते हैं। तो ये याद रखिएगा, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा बहुत कम में जरूरत पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? बताएंगे आप लोग, प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? तो प्रोटीन की मूल इकाई हो जाएगा एमिनो अम्ल। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? एमिनो अम्ल। प्रोटीन का मूल स्रोत हुआ एमिनो अम्ल। चलिए आगे देखते हैं नीचे क्या है। नीचे है, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ है जिनकी मूल इकाई एमिनो अम्ल है। एमिनो एसिड होती है जिनकी इकाई मूल एमिनो एसिड होते हैं। ये आपस में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। ये आपस में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में, मतलब ये पॉइंट को उल्टा करके पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना है आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है स्टार्च।
स्टार्च ग्लूकोज इकाइयों की एक लंबी श्रृंखला से बना एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। यह पौधों में मुख्य संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। ये पौधों में मुख्य संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं अपना लोग स्टार्च ग्लूकोज इकाइयों की एक लंबी श्रृंखला है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार मोनोसेकेराइड में क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है, और डाइसेकेराइड में क्या क्या होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है। डाइसेकेराइड में सुक्रोज होता है और माल्टोज होता है, और पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, स्टार्च और सेल्यूलोज होता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन है। तो ये आप लोग बताइए फटाफट, शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो पोषक तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो आप लोग फटाफट बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो शरीर को ऊर्जा जो प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया जाता है इस चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका पॉइंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, यदि वसा अधिक कैलोरी प्रदान करती है लेकिन शरीर की दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्बोहाइड्रेट प्रमुख और सबसे त्वरित ईंधन का कार्य करता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, कार्बोहाइड्रेट त्वरित ईंधन और सबसे प्रमुख और त्वरित ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, पोषण न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। पोषण क्या है, पोषण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण एवं उपयोग। आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण एवं उपयोग करते हैं, उसी को पोषण कहते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है पॉइंट। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिएगा। पोषण केवल भोजन चबाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भोजन में उपस्थित महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का शरीर द्वारा ग्रहण किया जाना, उनका अवशोषण एवं उपापचय करना ही वास्तविक अर्थ में पोषण कहलाता है। मतलब कुछ भी अपना लोग जो खाते हैं वो हमारा शरीर डाइजेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, पचा रहा है या नहीं पचा रहा है हमारे ऑर्गन, वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें। ये नहीं कि सिर्फ खाते गए हमारे शरीर में उससे हानि हो रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं, ये गलत है। तो वही इसमें बता रहे हैं पोषण का क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। आगे 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। आयोडीन डालने पर स्टार्च का रंग कैसा हो जाता है। तो आयोडीन किसी चीज में आयोडीन जो स्टार्च में आयोडीन डाला जाता है उसके बाद उसका रंग कैसा हो जाता है, ये आप लोग बताएंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ये नीला हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है यह स्टार्च टेस्ट जिसको बोलते हैं। स्टार्च पर आयोडीन घोल डालने पर वह रासायनिक अभिक्रिया करके गहरे नीले या काले रंग में बदल जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया खुद में करके गहरे नीले रंग और काले रंग में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोग बताएंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर में कथन है, कथन 2 है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये सत्य है। आयोडीन डालने पर स्टार्च नीला रंग देता है, क्या ये सत्य है। हाँ ये सत्य है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी सत्य है। लेकिन इसका आंसर, तो पहली बात हम आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों सत्य है, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही बात है, बी जो है इसका व्याख्या
ए का व्याख्या बी नहीं कर रहे हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग याद रख सकते हैं स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, वो अपना एक अलग है, और बी आयोडीन डालने पर स्टार्च नीला रंग देता है, ये अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे इसका जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। पॉइंट क्या है, दोनों कथन स्वतंत्र रूप से पूरी तरह सत्य है, लेकिन नीला रंग देना स्टार्च की पॉलीसेकेराइड प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है, प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है, केवल एक रासायनिक संकुलन बनाने की जांच परीक्षा है। अतः विकल्प बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्ण प्रोटीन में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, कथन ए है। और कथन बी क्या बोलते हैं, अंडा, दूध और मछली पूर्ण प्रोटीन के उदाहरण। तो आप लोग बताइएगा, आसान क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों ही सत्य है, दोनों ही सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसका पॉइंट क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट। तो इसके बारे में क्या दिया हुआ है, पूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन वे हैं जिनमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल संतुलित अनुपात में हो। अंडा, दूध, मांस और मछली इसके सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। कथन और कारण दोनों सत्य है और एक दूसरे की सटीक व्याख्या करते हैं। तो ये याद रखिएगा, सटीक व्याख्या करते हैं एक दूसरे की। तो बात भी तो सही है दोस्तों, एमिनो अम्ल संतुलित अनुपात में हो, इसका प्रोटीन का वो स्रोत क्या है, अंडा है, दूध है, मांस है, मछली है, ये सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। अगर आदमी कोई बीमार हो जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये चीज खाइए, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एटीपी, डीएनए तथा आरएनए की संरचना में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बताइएगा, आप लोग आंसर करिएगा, इसका 14 नंबर आंसर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, फास्फोरस। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है डीएनए और आरएनए के बैकबोन ढांचे में फास्फेट समूह उपस्थित होता है और एटीपी का मुख्य घटक भी फास्फोरस होता है, जो ऊर्जा भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो ऊर्जा भंडारण के लिए महत्वपूर्ण होता है फास्फोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक, थायरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा खनिज है। तो बताएंगे आप लोग, ये ए बी सी डी में कौन सा है, आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, थायराइड जो बीमारी होता है, इसमें आयोडीन की कमी के कारण थायराइड बीमारी होता है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, गले में स्थित थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन अनिवार्य तत्व है। इसकी कमी से गलगंड या घेंघा रोग हो जाता है। तो अभी आप लोग को बताएं, आयोडीन की कमी से ये दो बीमारी होते हैं, गलगंड या घेंघा रोग हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन फास्ट करेंगे दोस्तों, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए फटाफट आंसर करते हैं आप लोग। अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तथा हृदय स्पंदन से संबंधित खनिज कौन सा है, बताएंगे आप लोग, फटाफट बताइए। तो अब थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। चलिए कुछ देखते हैं नीचे क्या है, पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्या है, कोशिकाओं के अंदर द्रव्य संतुलन बनाए रखने, तंत्रिका संकेत के संरचना और हृदय की सामना धड़कन को निर्मित रखने में पोटेशियम मुख्य इलेक्ट्रोलाइट घटक की भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, पोटेशियम जो है मुख्य इलेक्ट्रोलाइट घटक की भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, अब आगे भाग 2 आ गया, पोषण एवं समसामयिक।
समसामयिक का मतलब क्या है दोस्तों, ये आप लोग को क्लियर कर देते हैं हम। पोषण, पोषण चैप्टर तो है ही, इसमें समसामयिक मतलब करंट अफेयर को रिलेट करते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा पार्ट 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन इसमें 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है, खाने वाले नमक का प्रमुख खनिज घटक कौन सा है जो जल एवं अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। तो बताइएगा आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे भी है, नीचे ऑप्शन सी कैल्शियम है, डी लोहा है, ए फास्फोरस है, बी क्लोरीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है, खाने वाले नमक NaCl में सोडियम और क्लोरीन दोनों होते हैं। विकल्प के अनुसार क्लोरीन अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो शरीर में अम्ल क्षार, पीएच और बाह्य कोशिकीय द्रव्य का संतुलन बनाए रखता है। तो इसमें जो है ना क्लोरीन और NaCl, सोडियम, क्लोरीन और सोडियम दोनों पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों है तो पहला प्रेफरेंस क्लोरीन को देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में सहायक खनिज कौन सा है। तो बताएंगे आप लोग, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ पे थे अपना लोग, 18, सॉरी दोस्तों क्षमा चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। आगे जो है, आगे इसके बारे में दिया गया है, चलिए जानते हैं फटाफट। जिंक, जिंक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेस खनिज है जो विभिन्न एंजाइमों जैसे कार्बोक्सी पेप्टी, थोड़ा सा नाम वो है दोस्तों देख लीजिएगा, कार्बोक्सी पेप्टीज को सक्रिय कर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण एवं घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिंक का क्या काम है आप लोग देख ही लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेस खनिज है जो घाव भरने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग को अलग से भी क्वेश्चन अगर करते हैं तो उसका भी आंसर आप दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए आप लोग। आंसर क्या है, निम्न में से कौन सा खनिज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का सह घटक है। तो बताएंगे आप लोग, साइटोक्रोम और ऑक्सीडेज एंजाइम का घटक कौन सा है, इसमें से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी, तांबा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कोशिकीय श्वसन श्रृंखला में काम करने वाला प्रमुख एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आयरन, लोहा और, देखिएगा दोस्तों, आयरन, लोहा और तांबा का होता है Cu संकेत, दोनों को अपने सहघटक के रूप में प्रयुक्त करता है। प्रमुख रूप से तांबा इसका सक्रिय घटक है। तो आयरन, लोहा को भी प्रयोग करते हैं, सहघटक इसका लोहा भी होते हैं और आयरन भी होते हैं, तांबा भी होते हैं, सॉरी दोस्तों तांबा भी होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली तांबा है, तो इसीलिए तांबा को मतलब आंसर करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्त, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होते हैं। तो ये एनीमिया होते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग, ये एनीमिया होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में आयरन, लोहे की कमी से होने वाले हीमोग्लोबिन निर्माण कम हो जाता है, जिससे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति घटने लगती है। इस रोग को एनीमिया अल्प रक्तता कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस रोग को एनीमिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मुक्त मूलकों फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलकों के हानिकारक प्रभावों को कम करने वाले यौगिक कहलाते हैं। तो कम करने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, आप लोग आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का
21 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रति ऑक्सीकारक। इसका हो जाएगा प्रति ऑक्सीकारक दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। मुक्त मूलक कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान पहुंचाते हैं प्रति ऑक्सीकारक, जैसे विटामिन ई, विटामिन सी, ई और सेलेनियम। इन मुक्त मूलकों को निष्प्रभावी कर बुढ़ापे एवं बीमारियों को रोकते हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये जो है बुढ़ापे और बीमारियों, बुढ़ापे में जो होते हैं बीमारियों को रोकते हैं, काम करते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस खनिज से संबंधित है? किस खनिज से संबंधित है? तो ये ए हो जाएगा लोहा, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा लोहा, इसका आंसर हो जाएगा लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का केंद्रीय परमाणु लोहा है, आयरन, जिसका संकेत होता है Fe, जो ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा लघु सूक्ष्म खनिज नहीं है? तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, थोड़ा सा और क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट आंसर करिए, खत्म हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लघु सूक्ष्म खनिज नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, आयोडीन। इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा लघु सूक्ष्म खनिज नहीं है, अर्थात वह दीर्घ मैक्रो खनिज है। कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम माइक्रो खनिज है, जबकि आयोडीन सूक्ष्म खनिज है। नोट, प्रश्न का अर्थ दीर्घ खनिज की पहचान करना है, कैल्शियम प्रमुख है। तो प्रश्न का अर्थ जो है दीर्घ खनिज के बारे में पहचान करने के लिए बोल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए दोस्तों, क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प सूक्ष्म खनिज है? तो इसका आंसर करिए आप लोग, अल्प सूक्ष्म खनिज कौन सा है? तो अल्प सूक्ष्म खनिज हो जाएगा आपका 24 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा दोस्तों, आयोडीन। तो आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। तो क्वेश्चन नहीं, इसका कुछ पॉइंट है उसको देख लीजिए। कैल्शियम, सोडियम और फास्फोरस हमारे शरीर को प्रतिदिन ग्राम स्तर पर चाहिए होते हैं, दीर्घ खनिज, जबकि आयोडीन हमारे शरीर को माइक्रोग्राम स्तर पर चाहिए होता है, यह सूक्ष्म खनिज है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग आयोडीन का क्या महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। निम्न में से किस खनिज की कमी से निम्न रक्तचाप तथा मांसपेशियों की दुर्बलता हो सकती है? मांसपेशियों में खिंचाव या दुर्बलता हो सकती है। तो बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। इनका आंसर क्या होगा? पोटेशियम, पोटेशियम इनका आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में पोटेशियम की कमी, जिससे हाइपोकैलेमिया कहते हैं, मतलब पोटेशियम की कमी को जिसे शरीर में हाइपोकैलेमिया कहते हैं, होने पर मांसपेशियों में ऐंठन व दुर्बलता, थकान और रक्तचाप में भारी गिरावट, लो ब्लड प्रेशर जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि हम लोग के शरीर में थकान क्यों होते हैं? थकान क्यों होते हैं? आप लोग एक क्वेश्चन को कमेंट में आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर दीजिए आप लोग कि हमारे शरीर में कौन सा एसिड जमा हो जाता है जो जिसके कारण हमारे शरीर में थकान महसूस होता है हम लोग के शरीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा, आगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बताइए आप लोग, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में है तांबा, साइटोक्रोम
ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीजेज, ऑक्सीडेज सही मतलब कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तांबा का होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो आगे क्या है और देखते हैं इसके बारे में। ये है सही युग्म तांबा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज विकल्प सी है। क्योंकि तांबा ये क्यों होता है ये देख लीजिए। क्योंकि तांबा इस एंजाइम के उचित कार्य हेतु अनिवार्य उत्प्रेरक का कार्य करता है। बाकी युग्म गलत सुमेलित और सब युग्म गलत सुमेलित है। आयोडीन का संबंध थायरॉक्सिन से है और लोहे का हीमोग्लोबिन से। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। आयोडीन का जो है यहाँ पे दिया है, ये थायरोक्सिन जो दिया है ये गलत है, आयोडीन होगा यहाँ पे, और ऊपर में जो लोहा है उसका हीमोग्लोबिन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। आयुष आयुष निर्यात संबंध परिषद का चौथा स्थापना दिवस कब मनाएगा? तो बताइएगा। समसामयिक ये है, तो समसामयिक का भी आंसर करिएगा आप लोग, करेंट से आंसर है। और एक बात जानते हैं दोस्तों, ये रिसेंटली कल 12 तारीख को एक तो मद्य निषेध एसआई का एग्जाम हुआ। उसमें मतलब लेटेस्ट करंट अफेयर जो पूछा था, सम्राट चौधरी शपथ कब लिए थे, उसमें तारीख पूछा था, किस तारीख को सम्राट चौधरी ने शपथ लिए। तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर शपथ मतलब शपथ से क्वेश्चन अभी आ रहा है लगातार, तो एक और एग्जाम था उसमें भी पूछा था, तो वो सब भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि हम इस चैनल पे वीडियो लाएंगे, तो आप लोग लाएंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। शपथ मतलब कौन से मंत्री कब शपथ लिए, हम बिहार का और सेंट्रल का दोनों का ला करके एक जगह कर देंगे कंपाइल। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा दोस्तों? 27 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, 4 जनवरी 2026। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और वाणिज्यिक मंत्रालय, इसमें 2 मंत्रालय शामिल है, ध्यान रखिएगा। आयुष मंत्रालय और वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा स्थापित जो है आयुष का इसका जो स्थापित जो हुआ है, इसका चौथा स्थापना दिवस 4 जनवरी 2026 को हर्षोल्लास के साथ नई दिल्ली में मनाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होगा बताएं हम आपको। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होगा, ये स्थापना जो हुआ है ये कहाँ पे मनाया गया, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि नई दिल्ली। ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा इसमें नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 27 हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर भी वही है दोस्तों जो उसमें पीछे में था। अभी नेक्स्ट जो किए हैं, ये जो क्वेश्चन किए हैं 27 नंबर में, वही क्वेश्चन वहाँ भी है दोस्तों, आयुष से रिलेटेड है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग फटाफट, बोलिए इसका आंसर क्या होगा 28 नंबर। इसका आयुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो योजना ये जो स्थापना किया गया था वाणिज्यिक और वगैरह, ये जो मंत्री थे, मतलब इसमें अभी जो बताए थे अपना लोग दोस्तों, यहाँ पे 2 मंत्री थे ना, आयुष मंत्रालय और वाणिज्यिक मंत्रालय जो थे, इसका मतलब जो ये लोग स्थापना किए थे, इसका उद्देश्य क्या था उसके बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हो जाएगा अपना लोग का 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका उद्देश्य हो जाएगा आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देता है। जैसे कोई चीज उत्पाद हुआ और उसको बढ़ावा देने के मतलब जो कोई चीज नया उत्पाद करते हैं, तो उसका बढ़ावा देने के लिए ये मंत्रालय ने ये संगठन को गठित किया है। तो इसका जो ये आयोजन किया गया था, ये नई दिल्ली में किया गया। आप लोग ये याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन की दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि से है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। और इसका उद्देश्य जो है आप लोग देख ही लिया, आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसका टिप्स क्या है थोड़ा सा वो देख लीजिए। ये है आयुष का मूल उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और हेम्योपैथी आयुष से जुड़े उत्पादों और सेवाओं के भीतर निर्यात को तीव्र गति से बढ़ावा देना। इसके अंदर जो उत्पाद होते हैं
जो आयुर्वेद का उत्पादन होता है उसको तीव्र बढ़ावा, मतलब बहुत जल्दी उसका बढ़ावा आगे लाने का बात कर रहे हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिएगा आप लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस परियोजना का उद्घाटन किया है जिसकी लागत 229 करोड़ है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसकी लागत कितना है दोस्तों, 229 करोड़ है। तो कौन सा ये योजना था, आप लोग बताइएगा कौन सा ये परियोजना है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का दोस्त सी, एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र, एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। आगे है जनवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र ICC का उद्घाटन किया, जो आपदा प्रबंध व नागरिक सेवाओं की निगरानी में क्रांति लाएगा। तो आप लोग ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होगा, ये किस कारण से लाया गया एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र, आप इसके बारे में एग्जामिनर बहुत ज़्यादा हो सकता है पूछ सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, प्रबंध व नागरिक सेवाओं की निगरानी में क्रांति लाने के लिए इसको लाए गए हैं। चलिए इसका वो किया गया, इस पे इन्वेस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिएगा आप लोग। सरस 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? तो आप लोग इसका आंसर करिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है सरस का आयोजन? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। स्वयं सहायता समूह SHGS स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं शिल्पकारों को अपनी कला व उत्पादों में प्रदर्शन हेतु मंच देने वाली विख्यात राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला प्रदर्शनी 2026 का शानदार उद्घाटन प्रयागराज शहर में किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ये करंट से है तो इसका आंसर डी भी लग रहा है और प्रयागराज इसमें दिया गया है, तो प्रयागराज नहीं होना चाहिए। आप लोग आंसर करके इसका कमेंट में बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन फिर से आप लोग देख लीजिए इसका। तो इसमें क्या है, सरस जो 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया 8 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो आंसर में हमको गोंडा डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन जो इसका दिए थे हम, उसमें प्रयागराज है, तभी हम नहीं देखे थे दोस्तों। इसको आप लोग देख करके कमेंट करिएगा तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त 21 नंबर। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटन के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो बताइएगा, पर्यटन मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ये आप लोग बताएंगे फटाफट। कौन सा स्थान है, कौन सा राज्य ये प्रथम स्थान पर है, ये आप लोग जल्दी बताइए फटाफट। इसका आंसर कर दीजिए कमेंट में। लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग को आंसर दिख भी गया होगा शायद, तो इसका आंसर करिए आप लोग फटाफट दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। धार्मिक पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास और सांस्कृतिक धरोहर के कारण भारतीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित कर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर काबिज में विराजमान है। ये समझिए, ये धार्मिक जो है संस्कृति और धरोहर का भारतीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों, ये याद रखिएगा हमेशा, पर्यटक नहीं पूछा, हम ओनली पर्यटक रहता तो अलग होता। ये घरेलू पर्यटक में सबसे अधिक आकर्षित कर कौन सा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आकर्षित किए हैं, तो इसका आंसर ये है। चलिए कुछ और है देख लेते हैं। घरेलू पर्यटक 2025 शेष राज्य, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूसरा है तमिलनाडु का, तीसरा है आंध्र प्रदेश का। ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, पहला दूसरा तीसरा, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हम कहते हैं VVI है, ये आप
नोट करके रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन VVI है, कहीं भी कोई भी एग्जाम में टपक सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज का ये लास्ट सवाल था दोस्तों, आज का ये लास्ट सवाल था और यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, आपकी सफलता ही हमारा पहचान है, ये सफलताग्राम यूट्यूब जो आपका है। तो यह क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यह सभी 31 प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इन्हें अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, फिर हम आगे और भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं, अच्छा जो एग्जाम में डायरेक्ट फंस जाए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम जो सफलताग्राम के नाम से ऊपर में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस वीडियो में इसलिए हम टाइम लिए कि पूरा डिटेल्स के साथ बताना था, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो है, तो आप लोग हो सके इसको जल्दी देखना है तो 2x करके या 1.5 करके देख लीजिएगा, बट आपको ज़रूर ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोग को कैसा लग रहा है क्वेश्चन, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।